रैपिड रिवीजन सीरीज का पार्ट है, पॉलिटी का 83 पेज का है। यूपीएससी ने हमसे पूछा था कि भाई कोई भी बंदा पुलिस की या मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनेगा तो ये ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के अंदर आएगा। हाँ भाई आएगा। और इसने बोला था कि कोई भी बंदा जानबूझ के अगर पुलिस को या मिलिट्री को अपने काम के दौरान मिसलीडिंग करता है तो वह इंडियन एविडेंस के एक्ट के अंदर आएगा। नहीं भाई, इंडियन एविडेंस के एक्ट के अंदर नहीं आएगा, आईपीसी के अंदर आएगा। आईपीसी को बदल दिया गया भारतीय न्याय संहिता से, और इसमें जो कॉलोनियल एरा सेडिशन लॉ है उसमें चेंज किया गया है और इंट्रोड्यूस किया गया है नए क्रिमिनल एक्ट को, है ना। जैसे जो उसमें बोला गया है, जो सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी के लिए खतरा होगा, टेररिज्म को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, और तुम्हारा ऑर्गेनाइज क्राइम को भी मतलब डिफाइन किया गया है। जलियांवाला बाग मैसेकर किसके लिए हो रहा था? ये रॉलेट एक्ट के थ्रू। रॉलेट एक्ट का असली नाम क्या था? द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ये 1996 में यूपीएससी ने पूछ रखा था। इल्बर्ट विल का क्या काम था कि भाई जो क्रिमिनल जुडिशन ऑफ कोर्ट के लिए था, क्या यूरोपियन जज क्या इंडियन जज यूरोपियन जज का फैसला वो जज कर सकते, मतलब उनके केस में जज हो सकते हैं, ये था। अब सेक्शन 6 जुड़ा हुआ है, वर्दी से जुड़ा हुआ है कि भाई वर्दी नहीं पहन सकते। ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1923 का आर्म्स कमिटमेंट ने बोला है कि भाई आप सेलिब्रेटरी गन फायर नहीं करोगे। इंडियन एविडेंस एक्ट अब तो हट गया, भारतीय साक्ष्य संहिता हो चुका है ये। भाई ये उसका कोई रिलेशन नहीं है कि आप उसको परेशान करते हो या उसको मिसलीड करते हो पुलिस ऑफिसर को उसके काम के दौरान। ये आईपीसी के अंदर है। भारतीय न्याय संहिता के बारे में बोल दिया गया कि इन्होंने 124A सेडिशन लॉ जो कॉलोनियल एरा सेडिशन लॉ था उसमें चेंज किया गया है। अब इसके अंदर है कोई भी व्यक्ति जो खतरा होगा देश की एकता अखंडता इंटीग्रिटी के लिए उसमें है, और इसमें टेररिज्म को भी डिफाइन किया गया है, और तुम्हारा इसको भी ऑर्गेनाइज क्राइम को भी डिफाइन किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने रिप्लेस किया है सीआरपीसी को, और इसने इंट्रोड्यूस किया है 0 FIR को। भाई 0 FIR होगी, जो भी क्राइम जो 7 साल से ऊपर के हैं ना उनमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगी, है ना, जो 7 साल तक के हैं। डिजिटल प्रोसेस की बात करी है, इलेक्ट्रॉनिक संबंध की बात की गई है, और इन्वेस्टिगेशन पावर को मजबूत बनाया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है। ऑर्गेनाइज इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंस मतलब रिकॉग्नाइज किया है डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जैसे क्लाउड डाटा हो गया, ऑनलाइन रिकॉर्ड हो गया, SMS हो गया, इन्हें प्राइमरी एविडेंस के रूप में इन्हें मान्यता दिया। भाई पहले प्राइमरी एविडेंस के रूप में नहीं मान्यता दे पाते थे। कोर्ट में बोला भाई कोर्ट में डिजिटल रिकॉर्ड के लिए एक मतलब जगह बनाई जाएगी। यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट ने रिप्लेस किया है टेलीग्राफ एक्ट 1885 को, और वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 को। इसने बोला है कि गवर्नमेंट के पास पावर है इंटरसेप्ट करने की, सस्पेंड करने की टेलीकॉम एंड कंट्रोल ओवर नेटवर्क ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी एंड नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरसेप्ट कर सकती है और सस्पेंड कर सकती है, और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल एक्ट 2023 ने रिप्लेस किया है फॉर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट को। इसने बोला है कि मतलब जो बुक एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसको वो कर दिया। इसने बोला है मैंडेट करो सेल्फ डिक्लेरेशन का, और आप आराम से अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हो। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है। इसने बात की गई है कि भाई पेनल्टी रहेगी लिमिटेड एंड कंसेंट यूज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। जो नहीं करेगा उसके लिए पेनल्टी रहेगी। फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट आया है 2023 वाला। इसने बोला है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के 100 किलोमीटर के भीतर भाई आप जो भी आप फेंसिंग कर सकते हो, आप रोड बना सकते हो, आप मतलब कुछ ऐसा काम कर सकते हो, उसके लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ। इसने फॉरेस्ट इन द कंटेस्ट एप्लीकेबिलिटी इन्हें रीडिफाइन किया है फॉरेस्ट को। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में साइट्स है ना उससे जुड़ा हुआ एक शेड्यूल ही बना दिया कि भाई हम इसके लिए काम करेंगे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट आया 2023 में। इसने बोला है कि आयुष प्रैक्टिशनर और ट्रेडिशनल फार्मर लोकल कम्युनिटीज़ को बोला है कि भाई आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, पहले अप्रूवल की जरूरत नहीं है बायोरिसोर्स एक्सेस के लिए, है ना। और ये इसने रिसर्च और कमर्शियल यूज ऑफ सेफगार्ड का वो मतलब मजबूत किया है। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 में बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग कि कॉन्ट्रैक्टल और टेम्परेरी बेस वाली महिलाओं को भी वो मैटरनिटी बेनिफिट मिलेंगे, है ना।
मतलब इसने बोला है कि भाई जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट वाले हैं वो ही क्यों लाभ लें। जन विश्वास एक्ट अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन 2023 में आया है। जन विश्वास एक्ट, इसने 183 प्रोविंस को अंडर 42 लॉ को डिक्रिमिनलाइज किया है। और इसने बोला है कि भैया एक काम करो, मॉनिटरी पेनल्टी लगा दो, केस क्यों चलाना है। जिसमें आधार एक्ट हो गया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो गया, बॉयलर एक्ट हो गया। इसने और इसके तहत इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में जो अधिनियम किया गया है जन विश्वास अधिनियम के अंदर, अमेंडमेंट टू रिप्लेस, मतलब इसने बोला है कि कुछ कामों में जिसमें जेल होती थी, क्रिमिनल पेनल्टी होती थी, उसमें मॉनिटरी फाइन का बना दिया। वॉलेशन एंड इंश्योरिंग प्रोपोर्शनेट इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, बॉयलर एक्ट ने रिप्लेस किया है 1923 के बॉयलर एक्ट को, है ना। इसमें की चेंज, पीनल प्रोविजन रिवाइज इम्प्रिजमेंट, है ना। इसने मतलब थोड़ा सही काम कर दिया है, सेफ्टी नॉर्म्स को बढ़ा दिया है। और नॉन कंप्लायंस रिप्लेस विद फाइन कर दिया गया, है ना। इम्प्रिजमेंट जो सजा होती थी उसको हटा के मॉनिटरी फाइन कर दिया गया। अब आरटीआई के अंदर पीएम केयर फंड नहीं आता। थैंक यू।